हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि पोर्चुगल में एक्चुअल में जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड मिलता है वो आपको कितने टाइम में मिलता है। और मैं आपके साथ में मेरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने कुछ गलतियाँ की और मैं नहीं चाहती कि वो आप करें। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत सारी लर्निंग आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको पता लग जाएगा कि पोर्चुगल जो इतना फेमस है कि यहाँ पर पेपर जल्दी मिल जाते हैं, वो आपको एक्चुअल में कितने टाइम में मिल जाते हैं और किस कैटेगरी के अंडर मिलते हैं। तो वो मैं आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आई थी यहाँ पर पोर्चुगल में 2020 के लास्ट में ऑलमोस्ट, जब कोविड टाइम था। और रीज़न तो आपको पता ही है कि जैसे मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कि मुझे एनुअल स्कॉलरशिप ग्रांट हुआ था पोर्चुगीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आई थी। यहाँ आने पर मुझे नहीं पता था पोर्चुगल के बारे में जितना आप लोगों को अब पता है, और जितना अब मुझे पता लग चुका है यहाँ पर रहने के बाद, उतना मुझे नहीं पता था जब मैं यहाँ पर आई थी। तो मेरा पर्पज़ सिर्फ ये था कि मेरे को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी थी और मुझे स्कॉलरशिप ग्रांट हुई, तो व्हाई नॉट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आई। मुझे ये भी नहीं पता था कि लीगल एंट्री क्या होता है। तो मुझे किसी ने बोला था कि जब भी आप यहाँ पर लैंड होते हो पोर्चुगल में, तो आपको सेफ में जा कर के अपना एक लीगल एंट्री लेना होता है, तो वो आपको बाद में काम में आता है। तो मैं ऐसे ही एक दिन चली गई वॉक इन करके। उस टाइम पर उतना ज़्यादा रश नहीं होता था सेफ में जितना आजकल है। तो मैंने जा कर के उनसे इंक्वायरी किया, उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे लीगल एंट्री चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा और कहा कि क्योंकि आपके पास लीगल एंट्री ऑलरेडी है, लाइक ये वीज़ा ही आपका लीगल एंट्री है, आपको इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, तो ये सफिशेंट है। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही थोड़ा उनसे बात किया, उनको बताया कि मैं कैसे मैं यहाँ पर आई। तो स्कॉलरशिप के बारे में बताया। उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि आपको ये स्कॉलरशिप ग्रांट हुआ है, कामर्स स्कॉलरशिप, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो डोंट वरी, आप बस अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर के अपने डॉक्यूमेंट के साथ में यहाँ पर आ जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, चल है, आराम से सब कुछ मिल जाएगा। ईज़ी नहीं था बिल्कुल भी, बहुत सारे कॉल्स करने पड़े, बैक टू बैक कॉल, पूरा दिन कॉल करके समहाउ मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया। और मैं गई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में सेफ पोर्टो में। और जब मैंने उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, लाइक मैं लेकर अपने साथ में गई थी, सब कुछ प्रॉपर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे लगा बस इजी पीजी, अभी जाएंगे, सब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और कार्ड आ जाएगा। तो हुआ क्या, उन्होंने मुझसे सबसे पहले मेरा पासपोर्ट मांगा और उस पासपोर्ट में मेरा वीज़ा देखा। तो वीज़ा क्या था कि वैलिड था 1 ईयर तक, क्योंकि मेरा कोर्स था जो एनुअल कोर्स था, तो मुझे वीज़ा ऑलरेडी 1 ईयर का मिला था। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि आपका वीज़ा वैलिड है और इसलिए आपको अभी कोई रेजिडेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप जाओ, जब ये एक्सपायर हो जाएगा तब आइएगा। तो मुझे थोड़ा शॉक लगा कि लाइक अथॉरिटी ऐसे बोल सकती है कि जब आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाए, जब आप इलीगल हो जाओ, काइंड ऑफ इलीगल ही कहेंगे ना, जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आप आइएगा हमसे रिक्वेस्ट करने के लिए। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब क्या कर सकते थे जब उन्होंने ऐसे बोला। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें वीज़ा का वैलिडिटी कितना है, आपको डेट पता लग रहा है, तो क्यों ना आप इस डेट के बाद में मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल से मुझे यह मिला है, तो आप इतना कर दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं सुना और मुझे कहा कि आप जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं करेंगे इसका। तो फिर क्या था, फिर मैं आ गई वापस। और उसके बाद जो मेरा कोर्स था वो ऑफ़लाइन था, क्लासेस ऑफ़लाइन होती थी, लेकिन कोविड बहुत पीक पे था, तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई। और जब क्लासेस ऑनलाइन हो गई तो मेरे पास काफ़ी टाइम बचता था, तो मैंने सोचा कि ट्रैवल करना भी इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि अभी काफ़ी टाइम है, मैं फ्री हूँ और बाहर भी मतलब ज़्यादा नहीं घूमने जा सकते थे, रिस्ट्रिक्शंस थे,
तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं जॉब ढूंढ लेती हूँ, मैं कोई जॉब कर लेती हूँ। तो मुझे जॉब अपनी फील्ड से रिलेटेड ही कुछ चाहिए था। तो मैंने जॉब्स के लिए जहाँ भी ट्राई किया तो वहाँ पर यही कि आपको पहले रेजिडेंसी कार्ड चाहिए, फिर आपको जॉब दिया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने मुझसे इंटरव्यू भी नहीं लिया, मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं पूछा, कुछ नहीं, बस उन्होंने सबसे पहले मेरा कार्ड पूछा और मैंने कहा वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे सैफ ने ये रिप्लाई किया मेरे पास वैलिड वीज़ा है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और जॉब्स नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने फिर से ट्राई किया कि उनसे अपॉइंटमेंट लिया जाए और समहाउ मैंने अपॉइंटमेंट फिर से बुक किया मार्च 2021 में। तो जब मैंने सेकंड टाइम अपॉइंटमेंट बुक कर लिया था, मैं वेट कर रही थी अपॉइंटमेंट का और मेरे पास कुछ टाइम के बाद ईमेल आता है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि कोविड की वजह से ऑफिसेस वगैरह बंद है। तो आपको अब वेट करना होगा जून तक। तो मेरा वो पोस्टपोन होकर के जून 2021 में हो गया था। जून 2021 में मैंने कहा ओके नाउ फाइनली मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर गलती क्या की और मैं चाहती हूँ कि वो गलती आप ना करें। अगर आप स्टडी वीज़ा से आ रहे हैं तो आपका अगर कोर्स कंटिन्यू चल रहा है तो आप उसी कोर्स के बिहाफ पर रेजिडेंसी अप्लाई करें, वही डॉक्यूमेंट्स लेकर के। मैंने गलती क्या करी मैं आपको बताती हूँ। मीनवाइल मैं जॉब्स अप्लाई कर रही थी, मुझे एक जॉब ऑफ़र हुआ और मेरे ही फील्ड में, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बिना रेजिडेंसी के और मेरे वीज़ा के बिहाफ पे। तो उन्होंने मुझे रेजिडेंसी नहीं पूछा और हेल्प किया कि मैं वो फाइल लॉक जो करते हैं वो कर दूं। सेम जून 2021 में मेरा कोर्स चल रहा था, अभी रनिंग था, कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने एक जॉब सिक्योर कर ली थी और मेरा जून में था अपॉइंटमेंट। तो मैंने सोचा कि अभी ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पास जॉब है, तो मैं उनको पर्पस दिखा दूंगी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और आपको क्यों मुझे रेजिडेंसी देना चाहिए। तो जब मैं जून में गई मैंने अपने स्टडी वाले डॉक्यूमेंट्स भी लिए और जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी लिया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी। जब मैंने उनको अपने पेपर्स दिए तो उन्होंने जॉब कॉन्ट्रैक्ट देखते ही मुझे बोला क्योंकि आप अब स्टडी नहीं कर रहे हो, आप अब जॉब कर रहे हो, तो आपको रेजिडेंसी अभी नहीं दिया जाएगा। आप जा कर के मैनिफेस्टेशन द इंटरेस्ट, जिसको फाइल लॉक करना कहते हैं हम अपनी आम भाषा में, वो जा कर के करें और उसके बाद सैफ आपको बुलाएगा जितने भी टाइम में, तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। मुझे फिर से शॉक लगा कि क्या मुझे नहीं समझ आ रहा है कि सब क्या चल रहा है यहाँ पर, क्यों ये लोग मुझे ऐसे बार बार भेज देते हैं, कोई भी प्रोसेस ठीक से कोई एक्सप्लेन क्यों नहीं करता कि क्या करना है मुझे एग्जैक्टली। तो मैं बड़ा परेशान हुई और किसी से भी बात करो तो उस टाइम पर मेरे कांटेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे इस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ बता पाए। बाद में मैंने अपने आप से रिसर्च किया, यूट्यूब भी देखा और बहुत सारा पढ़ा और लॉयर से भी कांटेक्ट किया, तब जा कर के मुझे चीज़ें बहुत सारी क्लियर हुई। और जब मुझे चीज़ें क्लियर हुई तो मुझे लगा कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले कॉन्स वाले वीडियो में बोला कि यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने फिर वीडियोस बनाना भी स्टार्ट किया और जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास था और जितना मैं कलेक्ट कर सकती थी रिसर्च करके, तो वो मैंने आप तक पहुंचाया और मैं अभी भी वही कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने करी वो आप करें। अब क्या हुआ कि जब मैं जून में गई अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहा कि आप वेट करो, और मुझे किसी ने कोई डेट नहीं बताया कि अब मुझे कितना वेट करना है। पहले तो ये था कि जाओ, एक्सपायर होएगा तब आना, जाओ अपॉइंटमेंट लेकर के फिर से आओ। तो इस टाइम मुझे कोई डेट नहीं पता था और मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि 2 साल तक तो आप भूल जाओ, 1.5-2 साल तक तो भूल जाओ कि आपके पास कोई कॉल आएगा। बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ हो गए थे, फैमिली भी थोड़ा सा परेशान थी कि क्या सब हो रहा है। तो
मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे ईमेल्स किए, 1000 ऑफ ईमेल्स, 100 कॉल्स, सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन किसी का भी कोई रिस्पांस नहीं आया सोल्यूशन के लिए। बस ये कि आप वेट करो। मैंने एक लॉयर को कांटेक्ट किया, मैंने उसे सारा बताया कि मैं लीगली आई थी स्कॉलरशिप के थ्रू, और फिर मैंने इस तरीके से डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना चाहे, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया। सब कुछ एक्सप्लेन किया, शायद मैं राइट पर्सन से नहीं बात कर रही थी या क्या। उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं, इतना कोई टाइम नहीं लगता, आप वेट करो और आपके पास कुछ टाइम में कॉल आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वेट किया पूरा 2021, 22 ऑलमोस्ट एंड हो रहा था और मेरा पेशेंस ख़त्म हो चुका था। हालांकि मेरे पास जॉब थी, मैं वीडियोस बना रही थी, लेकिन फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन सा था कि आप अब फ्री नहीं घूम सकते, आप मतलब पोर्चुगल से बाहर नहीं जा सकते, और आप फैमिली से इतना दूर है तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कब आपको जाना है। और तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक और लॉयर से बात करके देखती हूँ। और जब मैंने किसी दूसरे लॉयर से बात किया, फ़ी भी पे किया, और उसने कहा कि चलो हम ट्राई करते हैं, आर्टिकल 90 के अंडर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। जब उन्होंने मेरे से मेरा क्वालिफ़िकेशन वगैरह पूछा तो आर्टिकल 90 के अंडर हमने फिर से अपॉइंटमेंट लिया। तो ये जो फ़ाइल लॉक करते हैं वो फ़ाइल लॉक होता है आर्टिकल 88 के अंडर, और ये वाला आर्टिकल 90 था जो कि होता है अल्टामेंट क्वालिफिकादा, मींस हाईली क्वालिफाइड पर्सन के लिए, स्किल्ड पर्सन के लिए। तो दूसरा लॉजिक जो मैंने लगाया यहाँ पर वो ये था कि अगर हाईली क्वालिफाइड आप कहते हैं, मास्टर्स मैंने किया है, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। नहीं, हाईली स्किल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि आप हाईली स्किल्ड हैं, आपका सैलरी कितना है उस पर डिपेंड करता है। ये चीज़ें फिर मैंने खुद से डिस्कवर की और मैंने जब पढ़ा तब मुझे क्लियर हुआ। लेकिन जब मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, सैफ ने मुझसे सारे पेपर ले लिए, बायोमेट्रिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, जैसे कि अब सब सॉर्ट आउट है। मुझे अगले 5 महीने तक कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, कोई कार्ड नहीं आया, कोई रिजेक्शन नहीं आया, कुछ नहीं। जबकि लीगली 90 वर्किंग डेज़ में सैफ को आपको रिप्लाई करना होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है तो वो आपसे मांगेंगे, अगर आप उनको रिजेक्ट करना है तो भी आपको बताएंगे, अगर एक्सेप्ट करना है तो आपको कार्ड पहुंचाएंगे विदिन 90 वर्किंग डेज़। तो मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैंने वेट किया, फिर से मैंने बहुत सारे कॉल्स किए, मैंने ईमेल्स किए, मैंने लॉयर को पुश किया कि उनसे जाके पूछे कि क्या चल रहा है। मैं खुद पर्सनली पोर्टो से ये लिस्बन ट्रैवल करके गई जहाँ पर मेरा सैफ था, और मैंने उनसे पूछा, मेरे को कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। फिर मैंने इतना वेट करने के बाद, इतना सफ़र करने के बाद मैंने उनको कनई, जो कि CANIM, ये ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्प करते हैं आपको सैफ से रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उनको फ्री कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे एक लेटर लिख के दिया और कहा कि ये सेंड करो उनको, और उसमें लिखा था कि क्या प्रोसेस है, प्लीज़ अपडेट मी, क्योंकि इतना टाइम हो गया कुछ नहीं पता लग रहा है। और फिर से लेटर मैंने लॉयर के थ्रू भी सेंड किया। इतना सब करने के बाद 5 महीने पूरे हो जाने के बाद मेरे पास लेटर आता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो मुझे लगा नहीं है मतलब क्या है, कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट दिया था अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट। उनके कहने का मतलब मैं खुद से समझ पाई, लेटर में कहीं भी क्लियर कुछ भी नहीं मेंशन था। तो मैंने उनको लॉयर के कहने पर फिर से वो डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया, फिर से जॉब कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया, तो उन्होंने फिर उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। तब तक मुझे क्लियर पता लग गया था कि कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो सैलरी है वो उतना नहीं है। ये कोई बोलता नहीं है, आपको खुद से समझना पड़ता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप कोई भी आर्टिकल अप्लाई करते हैं किसी आर्टिकल के अंडर, तो उसका रिक्वायरमेंट देखें कि क्या है। लॉजिक की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, लोग लगाना ही नहीं चाहते हैं, तो वो सब तो बात की बात है।
कुछ लोग हैं जो कि पैसे दे करके भी इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं जिसमें आपकी सैलरी ज़्यादा शो हो रही हो, फिर चाहे वो अपने पॉकेट से पे करके सामने वाले को उसमें शो कर रहे हो। तो ये प्रोसेस मुझे नहीं करना था। हालांकि मैंने स्ट्रगल बहुत किया, मेरे पास ये ऑप्शन आया भी, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता मुझे उससे, तो मैं वहाँ नहीं गई। मेरे को जो अच्छा लगा मैंने वो किया। और फिर क्या हुआ कि जब इतना वेट कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। और इस बार इतना वेट करने के बाद अब मेरे पास ऑप्शन था, जो आर्टिकल 88 के अंडर मैंने फ़ाइल लॉक किया था उसकी अपॉइंटमेंट आ चुकी थी कि मैं अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ। तो अब मेरे पास ऑप्शन ये था कि ये जो मैंने आर्टिकल 90 के अंडर अप्लाई किया है, मुझे सैफ ने लीगली जो 90 वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें रिप्लाई नहीं किया, तो मैं सैफ को स्यू करूँ कि उनके साथ में लीगली जो भी होता है प्रोसेस वो सब करूँ और उनसे मांगूँ मेरा रिप्लाई। और रिप्लाई वो मोस्टली होता है कि आपको कार्ड वो दे देते हैं, क्योंकि उनकी गलती है कि उन्होंने आपको कुछ कम्युनिकेट नहीं किया। दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं चुपचाप जा कर के आर्टिकल 88 है उसके अंडर जा कर के अपने डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करूँ, फिर से वो फ़ीस सबमिट करूँ। फ़ी छोटा मोटा नहीं होता है, 386 यूरोज़ आपको फ़ी सबमिट करना होता है। आर्टिकल डिफरेंट होते हैं तो उसमें किसी में आपको 354 भी देना होता है। तो मैंने फिर ये वाला चूज़ किया ऑप्शन, क्योंकि फिर लीगली सब टर्म्स करना, मुझे और भी बहुत सारे लाइफ में काम है और फिर से पे करना लॉयर को और ये सब चीज़ें। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। मैंने आर्टिकल 88 जो फाइल लॉक वाला चल रहा था प्रोसेस, उसमें अपने डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट किए और फिर से फ़ी वगैरह पे किया और उसके बाद विदिन 1 मंथ में मुझे कार्ड मिल पाया। तो ये कार्ड मुझे मिला 2-2.5 साल में, लगभग 2.5 साल यहाँ आने के बाद मुझे फर्स्ट कार्ड मिला। और बहुत डिफ़िकल्ट रहा ये टाइम, इसलिए भी क्योंकि मेरा सब चीज़ प्लान नहीं था, मुझे कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं थी ठीक से, तो इसलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रही हूँ कि आप ये गलती ना करें। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं, मोस्टली क्या होता है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं तो आपको शेनेगन वीज़ा मिलता है 3 मंथ्स के लिए। तो जब आपको 3 मंथ्स के लिए मिलता है तो वो लॉन्ग टर्म आपका जो कोर्स होता है डिग्री कोर्सेज़, तो उसमें 3 मंथ्स का मिलता है। आप उसी 3 मंथ्स के अंदर जा कर के अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर आप कार्ड ले लेते हैं, तो वो इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है प्रोसेस जो मेरे साथ हुआ कि आपको वीज़ा ही 1 ईयर के लिए मिल रहा है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे कि आपका जो कोर्स है, चाहे वो आपका रनिंग चल रहा हो जब आपकी अपॉइंटमेंट है, या फिर आपका कोर्स कंप्लीट भी हो रहा हो, तभी भी आप सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वही सबमिट करें। आप साइड में अगर जॉब कर रहे हैं अपने पास रखिए उसको, एक बार के लिए आप उसको मत दिखाइए, क्योंकि जो पर्पस चलता आ रहा है वही होगा। अगर आपने उसको स्विच किया तो वो आर्टिकल स्विच हो जाएगा और फिर सारा प्रोसेस चेंज हो जाएगा और फिर आपका वेट बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, तो बेस्ट ऑप्शन वही है कि कैसे भी आप ट्राई करें, 100 जॉब ट्राई करें, दिन में अप्लाई करें, कुछ इंटरव्यूज़ हैं सब करें, लेकिन जब आप अपनी कंट्री में बैठे हो तभी आप वो अप्लाई करें। यहाँ पर आने तक आपकी वो जॉब ऑलरेडी सिक्योर हो जानी चाहिए। उस केस में क्या होता है कि आपको कंपनी भी हेल्प करती है और वो प्रोसेस इतना लंबा नहीं जाता है। तो जो सबसे स्लोएस्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 88 है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2 साल तो मानकर चलो। और अभी तक तो सैफ ही ये सारा काम कर रही है, नहीं पता कब चेंज होएगा। काफ़ी टाइम से चल रहा है कि अब इस डेट पर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, सारा बैकलॉग हो जाएगा। कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई है बट अभी तक भी स्लो है चीज़ें। और जब मैं आपको ये बोलूँ कि रेजिडेंसी वाला जो ये हवा है ना कि बहुत जल्दी मिल जाता है ये पेपर्स ये वो, तो फर्स्ट कार्ड का आपको मैंने ये प्रोसेस बताया कि मुझे कितना टाइम लगा।
उसके बाद 5 साल जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप रेजिडेंसी अप्लाई कर देते हैं उसके बाद भी आपको 2 साल लगता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर आप इस प्रोसेस से जा रहे हैं जिस प्रोसेस से मैं आई हूँ तो आपको कितने टाइम में रेजिडेंसी मिल रहा है। हालांकि मेरा ऑलरेडी बस हो चुका है, मैं शायद वो ऑप्शन ऑप्ट ना करूँ, बट मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप स्टडी पर्पज़ से आ रहे हैं तो स्टडी को कंटिन्यू करके उसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट लें। अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो बेस्ट ट्राई करें कि आपकी जॉब इंडिया में या आप जिस भी कंट्री में हैं वहीं पर आपको मिल जाए, उसके बाद आप मूव करें। अगर आप किसी और वीज़ा के अंडर आ रहे हैं, अगर आपको बिज़नेस खोलना है यहाँ पर या कुछ, तो आप उसका पूरा रिक्वायरमेंट्स देखें। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अब बना दिए हैं जिसमें मुझे नॉलेज मिलती जा रही थी अपनी गलतियों से, तो वो वीडियोस मैंने बनाए हैं। आगे भी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी, तो आप अच्छे से समझने के बाद ही मूव हों। और ऐसे नहीं कि आप सडनली आ गए और होगा जो देखा जाएगा, जो होता है वो देखा नहीं जाता सच में। और ये था, बहुत स्ट्रगल करने के बाद मुझे ये चीज़ मिली। अब थोड़ा फ्री फील हो रहा है, मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे कहाँ जॉब करना है, क्या नहीं करना है मेरी लाइफ के साथ। तो ये है। और एक और लर्निंग मैं आपको देना चाहती हूँ इस वीडियो में, वो ये है कि मैंने एज ट्रायल के लिए भी ये किया था कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आपको कोई सा भी आर्टिकल हो आपको पीसी से सबमिट करना होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि अपडेटेड होना चाहिए। 6 मंथ्स तक वैलिड मानते हैं उसको। तो मैंने क्या किया, जब मुझे पीसीसी सबमिट करना था तो मैंने एक पीसीसी अप्लाई किया इंडियन एम्बेसी इन लिस्बन से। ओके, फिर उसको मैंने ट्रांसलेट भी करवाया, यहाँ पर ऑथराइज्ड ऑफिस से ट्रांसलेशन करवाया पोर्चुगीज़ में, और वो सबमिट किया। वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मुझे 10 डेज़ दिए गए कि आप दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिट करो, दूसरा पीसीसी सबमिट करो जो आपका इंडिया से आना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जब अप्लाई किया, सेम टाइम पर मैंने इंडिया में भी अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है इनका झोल चलता रहता है कुछ ना कुछ। कुछ लोग से पूछो तो वो कहते हैं कि यहाँ वाला पीसीसी एक्सेप्ट करते हैं, किसी और से पूछो तो कहते हैं कि वो पीसीसी यहाँ से नहीं एक्सेप्ट करते, आपको इंडिया से लेना होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि दोनों ही चीज़ें कर दी। तो जब इंडिया से आता है तो उसमें टाइम लगता है, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है दोनों पीसीसी का, कि यहाँ से भी जब इंडियन एम्बेसी आप अप्लाई करते हैं पीसीसी के लिए, तो यहाँ से भी आपके घर पर लोग जाते हैं। आई मीन जो भी उनके ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो आपके ही घर पर होता है, आपके ही लोकल पुलिस स्टेशन में होता है। जब आप इंडिया से करते हो तभी भी वही प्रोसेस होता है। डिफरेंस इतना है कि जब आप इंडिया से करते हैं तो पीसीसी के साथ में आपको मिनिस्ट्री से अटेस्टेड करवाना होता है, तो वो होना ज़रूरी है। मेरे केस में उन्होंने वही एक्सेप्ट किया, तो मैंने पीसीसी अप्लाई किया इंडिया से, और उसके बाद में अटेस्टेशन किया दिल्ली से, फिर यहाँ पर लेकर के आए और फिर उसको ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने के बाद मैंने उसको सबमिट किया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आप दो ना करके, दो जगह पैसे और टाइम ना लगा करके आप इंडिया से कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। और ये था, लॉजिक ना लगाएं, जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं वही फॉलो करें। कुछ मैंने गलती करी लेकिन उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गलती से सीखें, अपनी गलती से नहीं। और ये था वीडियो जिसको मैं कहूँगी सेल्फ हरासमेंट कह लो, या शायद सभी के साथ ऐसा होता है जो इस प्रोसेस से आता है, या मेरा लक, तो जो भी है। बट अब चीज़ें क्लियर है, तो मैं एक्चुअली इसी हैप्पी एंडिंग का वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से, और इसके लिए मैंने आज ही वीडियो शेयर किया आपके साथ में। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि चीज़ें बहुत ईजी है और वो कूद पड़ते हैं लेकिन नहीं है ईजी।
और इजी बना सकते हैं आप मेरे वीडियोस देख करके, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास रख के अपना खुद का रिसर्च करके आप इजी बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और कि आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे उससे हेल्प होगी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।